सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, देखते हैं पहला लॉ क्या बोलता है। बेसिकली 3 लॉज होता है जो कि आपको पता ही होगा, तो देखते हैं। पहला लॉ जो होता है वो आपका इनर्शिया के इर्द गिर्द घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है हर मैटर का। अगर तो कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ मास पोजेस करता है तब उसको अपन मैटर बोलेंगे, और अगर वो मैटर है तो उसका इनर्शिया होना अनिवार्य है। ठीक है, मेरी हिंदी अच्छी है ना, चलो ठीक है। कहाँ थे अपन, इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, वो होता है कि इफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एज इन उसका वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक, देन इट विल टेंड टू बी इन दैट स्टेट until and unless a net external unbalanced force is applied on it। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा है, और एक चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। अपन फ्रिक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो जब तक कि आप इस ब्लॉक को छेड़ते नहीं हो तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, ये ब्लॉक क्या होगा, वो इनिशियल कंडीशन में उसका वेलोसिटी 0 था, जब आप इसको फोर्स लगाए तब उसका वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा ना तो उसका वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ v हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है, इनिशियल कंडीशन में 0 था, उसके बाद जब फोर्स लगाए तो वो v हो गया। ठीक उसी तरीके से मान लो ये कोई एक बॉल है, कुछ सेकंड्स पहले इसको कोई एक बैट्समैन बहुत ज़ोर से हिट किया था, जिसके वजह से इसका एक वेलोसिटी v आ गया, पर थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। अभी मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको इस बॉल को रोकना है, आप कैसे रोकोगे, सिंपल सी बात है, आप इस बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओगे और इसका वेलोसिटी को 0 करने का ट्राई करोगे, ठीक। तो अगर तो आप अच्छे फील्डर हो तो ये बॉल रुक जाएगा, अगर आप बेकार फील्डर हो तो आपसे मिसफील्ड होगा और इसका वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रुकेगा नहीं पर घट जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला, पर ठीक है, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो कहाँ थे, हाँ, ये बॉल स्लो डाउन हो गया अगर आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो v वेलोसिटी था वो चेंज हो गया एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद। अच्छा, आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे तो अपन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बिल्कुल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी सेम ब्लॉक को अपन स्पेस में ले आते हैं, मतलब बिल्कुल ही स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, कोई एयर ड्रैग नहीं, कुछ नहीं। तो आपने किसी तरीके से यहाँ पे एक फोर्स लगाया, मान लो F1, फिर लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक फोर्स लगाया लेफ्ट और डायरेक्शन में F2, फिर नीचे से लगाया एक फोर्स से F3 और एक फोर्स ऊपर से लगाया F4। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ। पहला, F1 इक्वल्स टू F2 और F3 इज ग्रेटर देन F4। अब बताओ ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, खुद सोचो, पॉज करो, सोच लिया। अब देखो यहाँ पे फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में F1 लग रहा है और एक फोर्स लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में F2। मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और इनका वैल्यूज़ इक्वल है, तो ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब जो फोर्सेस है F4 और F3, यहाँ पे अपन ने एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है F3 इज़ ग्रेटर देन F4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक नेट फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसका वैल्यू होगा F3 माइनस F4, ठीक। अब बताओ ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, सिंपल है, ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सारा जो फोर्सेस इसका चारों डायरेक्शंस में लग रहा था, सबका इफेक्ट कैंसिल हो गया और नेट एक फोर्स जो लग रहा है F3 माइनस F4, उसके वजह से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक। तो इसी को अपन नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, आप लोग पूछोगे कि एक्सटर्नल क्या होता है। लेट्स से ये ब्लॉक है, इसके अंदर में इसका पार्टिकल्स कुछ फोर्स आपस में लगा रहा है, वो हीट के वजह से हो या फिर कोई भी रीज़न की वजह से हो, उससे अपन को कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। वो अपने आप में फोर्स लगाएंगे और अपने आप में ही कैंसिल होके वो नेट 0 हो जाएगा, आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस देखना है कि इस ब्लॉक के बाहर क्या क्या फोर्स लग रहा है, ठीक। चलो
अभी अपन सेकेंड लॉ देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये मत मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ लिया। मैंने आपको एक छोटा सा आपका मिसकंसेप्शन मैं दूर नहीं किया हूँ, जो कि मैं कुछ टूल्स लगेंगे मुझे उसको क्लियर करने के लिए। वो सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के बाद ही जाके वो क्लियर होगा। आप चिंता मत करो, आपको सेंटर ऑफ मास पूरा चैप्टर पढ़ा के इसका क्लियर नहीं करूँगा। पहले कुछ टूल्स जैसे कि FBD हो गया, ठीक है, और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रियल में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। अभी के लिए ये ठीक है। चलो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, तो ये लॉ बोलता क्या है? कुछ नहीं, आप खाली इक्वेशन को देखो, यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ना इससे कुछ ज़्यादा है ना इससे कुछ कम। ठीक, इक्वेशन क्या है? F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp/dt। F एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी। ठीक, आप ये सिस्टम से कंफ्यूज मत हो, मैं बताऊंगा आपको इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, पर अभी के लिए आप ऑब्जेक्ट या बॉडी कंसिडर करके चलो। ठीक, तो ये हो गया आपका F एक्सटर्नल। नाउ dp/dt, इसका मतलब क्या हुआ? ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो क्वांटिटी होता है वो होता है m टाइम्स v, मास टाइम्स वेलोसिटी। इसी को अपन मोमेंटम बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कुछ नहीं, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास, इनिशियल मास m1 था और ये कुछ u वेलोसिटी में जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u था। अभी आपका टाइम जो इनिशियल टाइम है वो लेट्स से t1 था। बीच में कुछ हुआ और इसका मास चेंज हो गया m2, वेलोसिटी चेंज हो गया v को। बीच में क्या हुआ? कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो भी है, कुछ एक यहाँ पे एग्जर्ट हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी चेंज हुआ और इसका टाइम अभी जो है वो हो गया आपका t2। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। अच्छा, p फाइनल क्या हुआ? p फाइनल हुआ आपका m2 टाइम्स v, फाइनल मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी, माइनस p इनिशियल m1 टाइम्स u अपॉन फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। समझ में आ गया? ठीक है, बताता हूँ, नहीं पता है मुझे, नहीं समझ में आया, पर ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। अब ये अगर ये t2 माइनस t1 जो है वो आपका ज़ीरो को टेंड किया, चलो इसको एक डिनोशन दे देते हैं अपन, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक, ये वैल्यू जो है वो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t है। अगर ये डेल्टा t जो है वो ज़ीरो को टेंड किया, मतलब इसका वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, तब जाके इसको अपन बोलेंगे dp/dt। अगर ये जो डेल्टा t है वो ज़ीरो को टेंड किया तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। अभी आप लोग पूछोगे कि सब कुछ ठीक है, पर यहाँ पे मास कैसे चेंज किया? बताता हूँ। लेट्स से एक यहाँ पे मैच स्टिक रखा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर का जो रेड वाला पार्ट होता है जो भी है, ये मैच स्टिक है। आपने क्या किया? इसको बर्न किया और कुछ एक फोर्स लगा के इसको फेंका। तो जब आप इसको बर्न करना स्टार्ट किए तब तो इसका वेलोसिटी ज़ीरो था, क्योंकि आपने कोई फोर्स लगा के इसको फेंका नहीं था। तो जो इनिशियल वेलोसिटी था वो इसका u इनिशियल इक्वल्स टू u था, और जो फाइनल वेलोसिटी हुआ वो मान लो u फाइनल इक्वल्स टू v। अच्छा, सही है, पर जो इनिशियल मास था जब आपने जस्ट इसको जलाना स्टार्ट किया था तब लेट्स से मास इसका m था, पर जब आपने इसको फेंका उसी टाइम के दौरान, मतलब उस इंटरवल में कुछ इसका मास घट गया होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जब जला होगा इसका कुछ मतलब एशेस जो होता है वो गिर गया होगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट किया होगा और कुछ एनर्जी लॉस वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा मास इसका घटा हुआ होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो जल के उसका एशेस सब नीचे गिर गया होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मास कांस्टेंट रहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मास लेट्स से अगर m1 था तो जब इसका वेलोसिटी v हुआ तब इसका मास m2 हो गया। तो मास चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है? तो हमेशा मास कांस्टेंट नहीं रहता। अच्छा, तो अगर हम लोग मास को कांस्टेंट मानेंगे
तब एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव होके आता है, आप लोगों को पता ही होगा कि F इज इक्वल्स टू m में डिराइव करते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा। तो देख लेते हैं पहले इनिशियल कंडीशन PI, वो मान लो आपका m1 टाइम्स u है, और फाइनल कंडीशन PF इक्वल्स टू m2 टाइम्स v, और लेट्स से जो इनिशियल टाइम था वो आपका t1 था, और जो फाइनल टाइम था वो आपका t2। ठीक है, अब देखते हैं इसको, मतलब डिराइव करते हैं। सो F एक्सटर्नल इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक, तो अभी M2V माइनस M1U, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। तो अभी अपन अगर मास को कांस्टेंट मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, M2 इक्वल्स टू M1। ठीक, तो चलो एज्यूम कर लो M2 इक्वल्स टू M1 इक्वल्स टू M। ठीक है, M2 इक्वल्स टू M1 मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अपन एज्यूम करके चल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हुआ, MV माइनस MU अपॉन T2 माइनस T1। तो M को कॉमन ले लिया आप, V माइनस U अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, तो अब बताओ आप मुझे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T2 मतलब T फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, ये वैल्यू होता क्या है, सिंपल है, एक्सीलरेशन होता है कि नहीं। तो बस ये हो गया आपका M टाइम्स A। ठीक है, तो जो नेट इक्वेशन बना आपका F एक्सटर्नल इक्वल्स टू M टाइम्स A, ये अगर आपका मास कांस्टेंट है तो। ठीक है, हर जगह मास कांस्टेंट नहीं होता है, पर हाँ मैक्सिमम केसेस आपको मास कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा। यूजुअली जो लोग होते हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ये बोलते हैं कि F इजिकल्स टू M है, पर ये नहीं है, ये आपका ओरिजिनल लॉ है। ये बस एक इसका एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे मास कांस्टेंट है, तभी जाके ये इक्वेशन डिराइव होके आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं थर्ड लॉ। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि थर्ड लॉ जो है ना, वो एक उसका एक अलग वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। प्रोबेबली आपका थर्ड या फोर्थ वीडियो आपका इसके ऊपर होगा न्यूमेरिकल्स के साथ। सो अभी के लिए रहने देते हैं थर्ड लॉ। चलो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, जो कि आपको पहले से पता होगा। एवरी एक्शन गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप खाली इसको सुन के रखो, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि बोला अभी थर्ड या फोर्थ होगा। तो अभी के लिए इसको यहीं पे रहने देते हैं, मूव करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। सो फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री होता है क्या? हाँ बिल्कुल फ्री होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ फ्री बॉडी डायग्राम you isolate a particular body from a system with denotion of each and every forces acting on it and also any kind of acceleration or velocity of that body if any, मतलब अगर हो तो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक सिस्टम एज्यूम करो, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है। अभी अगर आपको ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। पहले तो ये ब्लॉक को आइसोलेट करोगे, ठीक, मतलब यहाँ पे खाली एक ही चीज़ कांटेक्ट में ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हटाओ। अगर कुछ और भी कांटेक्ट में होता है तो उसको भी हटाओ। इसको आइसोलेट करो, ठीक। आइसोलेट मतलब क्या बोलते हैं, अकेलापन, मतलब बिल्कुल ही अकेला कर दो ये ऑब्जेक्ट को। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देखो। पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो ग्रेविटी लगेगा। तो ये ग्रेविटी लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? m टाइम्स g, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अब ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब ये ग्राउंड के ऊपर, तो ये ग्राउंड के ऊपर ये ग्रेविटी की वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो ग्राउंड इसके ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन,
ऐसे नहीं करते, कांटेक्ट पॉइंट में ही बनाते हैं अपन। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला तो ये रिएक्शन फोर्स होता है, क्योंकि ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसीलिए ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। दूसरा, नॉर्मल क्यों बोलते हैं? नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। मतलब अगर ये दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो बस मुझे तो और कोई फोर्स दिख नहीं रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो बस इतना ही फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया आपका इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। वैसे तो रूल्स के हिसाब से अगर चले तो फ्री बॉडी डायग्राम को पहले अपन एक, मतलब ये ऑब्जेक्ट को पहले एक पॉइंट की तरह डिनोट करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे अपन फोर्स लगाते हैं, जैसे कि mg और फिर n। पर जैसे कि आपका मतलब डायग्राम जो वो क्लियर बने, आपको सब कुछ दिखे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक को ड्रॉ करके ही इसके ऊपर सारा फोर्सेस दिखाना, ताकि आपको पता चले कि फोर्स लग कैसे रहा है, ठीक है। ये पॉइंट के हिसाब से बनाओगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। हाँ, अगर आप एक बार एक्सपर्ट हो गए, आपको सारा टेक्निक्स आ गया, उसके बाद आप अपने हिसाब से काम करो, कोई इशू नहीं। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ये ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा वाला, यहाँ पे एडिशनल चीज़ क्या है ये पहले वाले के मुकाबले, ये कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F0, जो कि एंगल्ड फोर्स है, मतलब एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब इसका FPD बनाता है, ठीक। तो पहले इस ब्लॉक को आइसोलेट करो, ठीक है, और फिर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो दिखाओ पहले mg। हाँ, ये एज्यूम करके चलो कि सबका मास सेम है, ठीक है, सारा एक ही ब्लॉक है तो सबका मास सेम है, तो mg लग गया। अब ये कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सिंपल है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा। अब ये फोर्स लग रहा है F0 कुछ इस तरीके से, ठीक, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये F0। अब अगर आपको कोई एक फोर्स एंगल्ड दिखा रहा है, तो आपको अगर चीज़ें आसान बनानी है, वैसे तो ये कंप्लीट हो गया FBD, पर अगर आपको चीज़ें आसान बनानी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इजी होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स जो है ना, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले तो इसको एक्सटेंड करो, ठीक, वेक्टर्स को स्पेस में कहीं पे भी मूव कर सकते हो जब तक इसका डायरेक्शन सेम है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो एक्सटेंड कर दिए, अभी आपका यहाँ पे F0 लग गया, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, चलो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होएगा, ठीक। तो चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, सॉरी ये ब्लॉक का सर हट गया, हाँ चलो ये हो गया। अभी इसको अपन कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, सोचो बताओ। अगर आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई इशू नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स, मतलब कोई एक वेक्टर, लेट्स से वही F0 पकड़ लेते हैं, ठीक, ये हो गया आपका एक्सिस। अब ये एंगल थीटा हुआ, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है F cos थीटा, मतलब थीटा के अलॉन्ग, ठीक है, और जो वर्टिकल होता है वो होता है F sin थीटा। ये चीज़ आप ध्यान में रखो, हर जगह यूज़ में आएगा। अच्छा, तो ये तो अगर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन है तब जाके, अगर डायरेक्शन कुछ और हो, जैसे कि लेट्स से ये एक एक्सिस हो गया, एक्सिस का जैसे दिख तो नहीं रहा, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना दोनों लाइंस, तो चलो ये ठीक है।
ये एक्सिस हो गया। अब एक फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर, लेट्स से आर, वो एंगल थीटा बना रहा है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो आपको क्या करना है, ये आर को रिजॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। कर लिया? तो अभी देखते हैं क्या होता है। आर का एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो आर एक्स, लेट्स से उसको आर एक्स अपन बोलते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, आर कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में आर साइन थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ठीक उसी तरीके से अगर आप इस फोर्स को F0 को रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में होगा आपका F0 cos 30 और इस डायरेक्शन में होगा F0 sin 30। ठीक, तो रिजॉल्व कर लिया अपन ने। और अभी आप ये फोर्स को हटा दो, क्योंकि इसका दोनों हॉरिजॉन्टल इफेक्ट और वर्टिकल इफेक्ट तो अपन को मिल गया। ऐसे ही आपको काम करना है अगर एंगल्ड फोर्स हो तब। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाला डायग्राम। नहीं, इसको रहने देते हैं, इसको आप टास्क की तरह ले लो, खुद से ट्राई करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। ये चीज़ एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। ठीक है, कोई एक इंक्लिनेशन थीटा है इसका और ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहले तो ये ब्लॉक को आइसोलेट करो। ठीक, कर लिया? अब क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। पहला, ग्रेविटी तो ऐसे ही खींचता है ना इसको, ऐसा थोड़ी है कि यूँ खींचेगा, ऐसा तो नहीं है। ग्रेविटी वर्टिकली ही खींचता है। तो बस इसको ऐसे mg। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है इस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ये mg का, ये कंपोनेंट की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, ये सरफेस पे कुछ n लगा रहा होगा इसको इस डायरेक्शन में। तो बस अभी कोई एक नॉर्मल रिएक्शन n लग गया इसके ऊपर इस सरफेस की वजह से, आई मीन इंक्लाइंड सरफेस की वजह से। ठीक है, और कुछ फोर्स लग रहा है क्या? देखो, अच्छे से देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस इतना ही है। ठीक, तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इसका एंगल कितना है। ये तो थीटा अपन को दिया हुआ है। अपन को क्या करना है कि ये ब्लॉक के अलोंग एक्सिस ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लो ये अपना रेफरेंस एक्सिस है, ये x, ये y। ठीक, तो अपने को क्या करना है कि ये mg को ये रेफरेंस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, पहले तो एंगल निकालो। ये एंगल थीटा है। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, सबको दिख रहा है कि नहीं? तो ये एंगल कितना होगा? सिंपल, 90 माइनस थीटा। तो कैसे लिखूँ इसको जगह तो है नहीं। एक काम करते हैं, ऐसे लिख 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा? सिंपल, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये एंगल क्या हुआ? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 90 कैंसिल हो गया, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90। ये क्या यार, फिर से कर लेता हूँ। 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक, तो क्या हुआ? 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो थीटा। ठीक है, तो चलो ये एंगल थीटा हो गया। अब सब कचरा को हटा देते हैं, रिजॉल्व करते हैं। इस एक्सिस के अलावा mg का कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। और ये एक्सिस के अलावा mg का कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। ठीक है, बस बाकी सब हटाओ और डायग्राम को सुंदर से बनाओ। मतलब बन गया है ऑलरेडी। मेरे पास तो ये इरेज करने का ऑप्शन है, आप लोग के पास नहीं होगा, पर चिंता मत करो, जब तक कि ये चैप्टर कंप्लीट होता है आप ये सब में मास्टर हो चुके होंगे। ठीक है, लिटरली मास्टर। तो बस ऐसे ही बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आप इसको ट्राई करो और
कमेंट सेक्शन में आंसर डालो, मतलब कैसे डालोगे, डायग्राम तो है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके ऊपर जो भी मैं वीडियोस डालूँगा या फिर डाल चुका रहूँगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने डाल रखा होगा पहले से, जबकि आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर पहले से डल चुका है तो इसका पूरा प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली ये 1-2 वीडियो देख लिया फिर मास्टर हो गए आप, ऐसा नहीं होगा। पूरा प्लेलिस्ट को देखो, एक एक न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये आपका ये जो NLM है पहला वाला विदाउट फ्रिक्शन जो है, अगर आप सारा वीडियोस अच्छे से देखोगे तो सही में आपको ही न्यूमेरिकल होगा नहीं जो आपसे बनेगा नहीं। हाँ, ये बात तो ज़रूरी है कि वो आपका जेई के सिलेबस में होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बाहर हुआ तब तो क्या ही कर सकते हैं। पर अगर वो जेई के सिलेबस के अंदर है तब पक्के से आपका बनेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।